हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 7 है हमारे एसएससी जेईई 90 डेज़ क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। और अगर हम बात करें बीते पिछले 6 दिनों में, तो हमने बीते पिछले 6 दिन में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट किया और उसके साथ साथ हमने आरसीसी को भी शुरू कर दिया। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो उसमें हमने हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बाद पेवमेंट मटेरियल और पेमेंट डिज़ाइन को पढ़ा, यानी कि एक बहुत बड़े पोर्शन को कंप्लीट किया। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आपने इससे पहले जो भी मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं आपको इन 6 दिनों में, आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। और मेक श्योर करें कि आप उन्हें कंप्लीट कर लें, स्किप ना करें, जिससे कि आगे चल के वो आपके लिए बर्डन ना बने। क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमारे ऊपर लोड बढ़ते जाएगा, हमारा वर्कलोड बढ़ते जाएगा और हम एग्ज़ाम के करीब जाते जाएंगे। तो हमें उस समय जो है रिवीजन पे ध्यान देना होगा। तो इस समय आप मेक श्योर करें कि आप जितने भी क्लासेस हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, उनके नोट्स बनाना हो तो नोट्स बना लें। और अगर बात रही नोट्स की, तो उसे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल में प्रोवाइड कर दूंगा कुछ ही दिनों में क्या मैंने हाईवे इंजीनियरिंग के कुछ पोर्शंस को प्रोवाइड कर दिया है। और जो बचे कुछ पोर्शंस हैं उन्हें भी मैं आज या कल में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाएं। और आज जो है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल्स इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलेंगे, पैरेलली लेके चलेंगे। तो आज से हम बिल्डिंग मटेरियल्स को भी शुरू करेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और आरसीसी को तो मैंने कल ही शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े थे और कुछ इंट्रोडक्शन बाकी थे। तो आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल्स को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। और आज जो है बिल्डिंग मटेरियल्स में हम ब्रिक्स टॉपिक यानी ब्रिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड जेईई एग्ज़ाम्स में। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है ब्रिक का। तो स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है, जिसे हम मॉड्यूलर साइज़ भी कहते हैं किसी ब्रिक का, वो होता है 19x9x9। ठीक है, 19x9x9 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम बात करें, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी है जो हमारे आईएस कोड में दिया गया है, आईएस 1077 में, वो है 19x9x4। यानी कि ये दोनों जो साइज़ हैं, ये दोनों ही साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ है किसी ब्रिक की। और आप इसे भी चेक कर सकते हैं आईएस 1077 में, जो कि मैंने चेक करके यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आएगा जिसमें ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन देगा, और उस दिन जो है आप ना फंसें, इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल साइज़ की। तो जो नॉमिनल साइज़ होता है किसी भी ब्रिक का, इसे हम ये भी कहते हैं कि ब्रिक विथ मोटार। ठीक है, नॉमिनल साइज या फिर साइज ऑफ ब्रिक विथ मोटार। तो ये होता है 20x10x10 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम बात करें कमर्शियल या ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक की, कि क्या होता है कमर्शियल या ट्रेडिशनल साइज किसी ब्रिक का, तो वो होता है 23x11.4x7.6। ठीक है, 23x11.4x7.6 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसे इंचेस में दिखाएं, तो ये होता है 9 इंचेस इंटू 4.5 इंचेस इंटू 3 इंचेस, यानी कि 9 गुणे 4.5 गुणे 3 इंच क्यूब। और अब अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स की, कि ब्रिक्स का कंपोजिशन क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर जो है ब्रिक बनता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है जो सबसे मेजर पोर्ट होता है, सबसे मेजर कंपोजिशन होता है जिसका, वो होता है सिलिका। सिलिका का जो कंपोजिशन होता है किसी भी ब्रिक में, वो होता है 50-60%, यानी कि 50 से 60% जो है कंपोजिशन सिलिका का होता है। और सिलिका का मतलब होता है SiO2, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड। और ये क्या करता है, ये जो है रिफ्रैक्ट्रीनेस, यानी कि रिफ्रैक्ट्रीनेस मतलब होता है कि किसी भी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को सहने की क्षमता देना। ठीक है, यानी कि अगर सिलिका रहेगा तो जो हमारा ईंट है, जो हमारा ब्रिक है, वो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाएगा। हाई टेम्परेचर में भी उससे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, कि इससे हमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो ये जो है प्रिवेंट्स क्रैकिंग, रैपिंग एंड श्रिंकेज। यानी कि ये जो है क्रैकिंग और श्रिंकेज को, क्रैकिंग तो आप सभी को पता है, क्रैकिंग मतलब दरार पड़ने। और श्रिंकेज की अगर मैं बात करूँ कि ये क्या होता है, तो श्रिंकेज मतलब होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर कोई ब्रिक को हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट होगा। तो जब वो वाटर कंटेंट निकलता है बाहर, वेपर के फॉर्म में, तो जब वो बाहर निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ घटेगा।
क्यों? ब्रिक का वॉल्यूम कुछ ना कुछ घटेगा, तो उसे ही हम श्रिंकेज कहते हैं। यानी कि मॉइस्चर के वेरिएशन होने पर हमारे वॉल्यूम में जो भी वेरिएशन होता है उसे हम श्रिंकेज कहते हैं। तो ये क्या करता है सिलिका, ये प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को, यानी कि उसके वॉल्यूम को चेंज होने से रोकता है। क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है, आपको ब्रिक कुछ इस तरह का चाहिए था और श्रिंकेज होकर वो कुछ इस तरह का हो गया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो ये हमें ऐसा ब्रिक नहीं लगेगा। तो ये क्या करता है, उसके क्रैकिंग और श्रिंकेज को रोकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये इसके शेप एंड साइज़ को भी बनाए रखता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर ये ज़्यादा हो जाता है, अगर इसकी मात्रा 50 से 60% से ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये ईंट को जो है ब्रिटल बना देता है, भंगुर बना देता है। यानी कि ईंट जो है वो मतलब एकदम ब्रिटल हो जाती है, मतलब थोड़े से लोड पे, थोड़े से इम्पैक्ट लोड पे टूट जाती है, बिखर जाती है। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप किसी ब्रिक की बात कर रहे हो तो उसमें जो सिलिका का अमाउंट है वो 50 से 60% ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो आपका ब्रिक जो होगा वो कोहेजनलेस यानी कि ब्रिटल हो जाएगा, वो किसी मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कंपोजिशन की, जो कि है अलुमिना। अलुमिना जो है वो है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसका जो कंपोजिशन है वो है 20 to 30%। यानी कि सिलिका के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा मतलब मटेरियल है इसमें कंपोजिशन है तो वो है एल्यूमिना, जिसका है 20 से 30%। और अगर बात करें कि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसका क्या मतलब रोल होता है ब्रिक में, तो ये प्रोवाइड्स प्लास्टिसिटी। यानी कि ये जो है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी मतलब कि प्लास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल जो है किसी भी शेप में, रिक्वायर्ड शेप में उसे हम ले जा सकते हैं। मतलब अगर कोई मटेरियल है, कोई अगर क्ले ही है, क्ले को अगर हमें, अगर मान लीजिए ये क्ले है, इस क्ले को अगर हमें इस रेक्टेंगुलर शेप में लाना है तो ऑब्वियस सी बात है इसे हमें क्या देना होगा, इसे हमें प्लास्टिसिटी देना होगा, यानी इसे हमें प्लास्टिक बनाना होगा। और प्लास्टिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्लास्टिक बनाने के लिए ऑब्वियसली हम इसमें वाटर मिलाते हैं, और वाटर के साथ मतलब मिला के इसे हम प्लास्टिक बनाकर किसी भी शेप में एंड साइज़ में ये कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो है एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें कि इसकी मतलब इसका जो कंपोजिशन है, अगर वो 20 से 30% ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो अगर इसका वैल्यू 20 से 30% ज़्यादा हो जाए, यानी कि इन एक्सेस हो जाए, तो ये क्या करता है, ये जो हमारा ब्रिक है उसको रैप एंड श्रिंक करा देता है ड्यूरिंग ड्राइंग। यानी कि जब हम ब्रिक को सुखा रहे होंगे तो उस समय ये क्या करता है, उस समय ये ब्रिक का जो शेप है उसे बिगाड़ देता है, उसे श्रिंक करा देता है, रैप करा देता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले कंपोजिशन की, तो वो है लाइम। लाइम जो होता है वो 4 से 5% तक का होता है हमारे ब्रिक में, और ये क्या करता है, ये श्रिंकेज को रोकता है और एक्ट एज अ फ्लक्स एंड हेल्प इन फ्यूजन ऑफ कंपोजिशंस, यानी कि कंपोनेंट्स। यानी कि ये क्या करता है, ये एज अ फ्लक्स काम करता है। फ्लक्स मतलब क्या, फ्लक्स मतलब होता है कि वो जो है जो भी हमारे क्या बोलते हैं रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी हमारा प्रोसीजर हो रहा है उसे तेज करता है, और जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं यानी सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड जितने भी हैं, इन सभी को एक साथ फ्यूज़ होने में मदद करता है। और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये ईंट को मेल्ट कर देता है, पिघला देता है। ठीक है, इफ़ इन एक्सेस इट मेल्ट्स द ब्रिक। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की, जिसका जो ये है, जिसका जो क्वांटिटी है वो 5 to 6% होता है। कितना होता है, 5 to 6% होता है आयरन ऑक्साइड का। और ये जो है रेडिश कलर प्रोवाइड करता है, यानी जो कलर इम्पार्ट मतलब जो कलर हमें प्रेजेंट होता है ब्रिक में, वो किसके वजह से होता है, वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। यानी जो हमें ब्रिक रेड कलर का दिखता है उसका जो कारण है वो यही है, आयरन ऑक्साइड। और ये क्या करता है, इसके साथ साथ मतलब कलर तो प्रोवाइड कर ही रहा है, रेडिश टिंट कलर तो हमें प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करता है, इसके साथ साथ ये जो है लाइम और सिलिका को फ्यूज़ करने में मदद भी करता है, लाइम एंड सिलिका को फ्यूज़ करने में मदद करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिलिका जो है रिफ्रैक्टरीनेस प्रोवाइड करता है। तो अगर हम बात करें कि सिलिका का जो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 1730 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये काफ़ी हाई मतलब टेम्परेचर है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पर रेजिस्ट कर मतलब ये हो जाता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर को ये रेजिस्ट कर सकता है। इसीलिए ये इसको मतलब फ्यूज़ कराने के लिए, इसको कम ही टेम्परेचर पे फ्यूज़ कराने के लिए हम जो है आयरन ऑक्साइड का भी मतलब आयरन ऑक्साइड यूज़ में आता है। और ये जो है हेल्प करता है कि हम थोड़े से कम टेम्परेचर पे ही आयरन ऑक्साइड और लाइम को सिलिका को और लाइम को एक साथ फ्यूज़ करा सकें, जिससे कि जो हमारा ब्रिक है वो और बेहतर और अच्छे क्वालिटी का निकल सके। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशिया की। तो मैग्नीशिया जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का तो सिंपल नाम है, आपको मालूम ही चल रहा होगा। अगर हम मैग्नीशिया की बात करें तो इसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड
मतलब इसका फार्मूला जो होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है, और ये जो है येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर प्रोवाइड करता है? येलोइश कलर, यानी कि आयरन ऑक्साइड जो कि 5 से 6% वो रेडिश टिंट कलर प्रोवाइड कर रहा है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो येलो कलर प्रोवाइड कर रहा है। और ये क्या करता है? ये भी श्रिंकेज को रोकता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करता है? ये जो है ब्रिक को डीके करा देता है। और इसकी अगर हम बात करें क्वांटिटी कितनी होती है, तो इसकी क्वांटिटी होती है लेस देन 1%। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट्स थे, क्या कंपोजिशंस थे, या फिर आप कंपोनेंट ही कह सकते हैं। ये 5 कंपोनेंट्स थे ब्रिक के, जिनके बारे में हमें जानना था। हमने जान लिया कि ये क्या इम्पार्ट करते हैं, इनके ज़्यादा होने पे क्या हो सकता है, और इनकी वैल्यू कितनी होती है, और भी जितनी हमें ज़रूरी जानकारी थी जो हमें जाननी चाहिए थी वो हम जान चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले चीज़ की, तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स टू ब्रिक्स, यानी कि क्या कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिक में जिन्हें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो बताया था मेल्टिंग पॉइंट 1730 डिग्री सेल्सियस होता है, वो हो गया। और क्या हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं ब्रिक के जो नहीं होने चाहिए ब्रिक में, तो पहला है लाइम स्लीकिंग, यानी कि अगर ब्रिक में लाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करती है? वो ब्रिक में अनसाउंडनेस प्रोवाइड कर देती है। हम सभी को पता है कि लाइम का एक बेसिक नेचर होता है कि वो जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लेती है। ठीक है, तो क्या होगा? अगर ब्रिक में लाइम प्रेजेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं मॉइस्चर पाने पर वो जो है ब्रिक मतलब अपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा, और उसके वॉल्यूम इंक्रीज़ होने पे हमारा जो ब्रिक है वो अनसाउंड हो जाएगा, उसके भी वॉल्यूम में चेंज आ जाएंगे, वेरिएशन आ जाएंगी, और एट द एंड रिजल्ट ये होगा कि हमारा जो ब्रिक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयरन पायराइड्स की, यानी दूसरा जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो है आयरन पायराइड। और ये क्या होता है? जब आयरन ऑक्साइड जो है मॉइस्चर के साथ क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जनरेट होता है आयरन पायराइड, और ये क्या करता है? ये भी डिसइंटीग्रेट कर देता है हमारे क्या बोलते हैं ब्रिक को। इसके बाद है एल्कालीज मतलब होते हैं क्षार। अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो इसे क्षार कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये जो है हमारे ब्रिक में एफ्लोरेसेंस ला देते हैं, यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर बहुत सारे ऐसी जगह पे कि जो है जहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के सरफेस पे एक पाउडर फॉर्म हो जाता है, वाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है, जिसे छूने पर वो झड़ जाता है। ठीक है, जिसे छूने पर वो झड़ता है, तो उसे ही एफ्लोरेसेंस कहते हैं, और वो होता है एल्कालीज की वजह से। ठीक है, तो आप उसे ध्यान में रखें कि एल्कलीज हमारी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होंगे तो एफ्लोरेसेंस हो जाएगा, और एफ्लोरेसेंस की वजह से जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के जो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में होते जाएगा। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर, यानी अगला जो हमारा हार्मफुल इंग्रेडिएंट है वो है ऑर्गेनिक मैटर। यानी इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? अगर दिस मैटर डिसइंटीग्रेट विद द टाइम एंड रिजल्ट्स इन वॉइड फॉर्मेशन, यानी कि ये जो है टाइम के साथ, ऑब्वियसली बात है ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं विथ टाइम। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई वेजिटेबल का कोई छिलका हो गया, या फिर कुछ ऐसा मतलब चीज़ ग्रास हो गया, ये सब चीज़ें जो है हमारे क्ले में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगी तो ये क्या करेंगे? ये समय के साथ जो है सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और इनकी जगह पे जो है जो इन्होंने जो जगह घेरा था वो क्या हो जाएगा? वो एट द एंड रिजल्ट उसका मतलब वो जो होगा वो खाली हो जाएगा, और वॉइड फॉर्मेशन मतलब एट द रिजल्ट जो होगा उसका वॉइड फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब वॉइड्स हो जाएंगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो है हमारा स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं अपने क्ले से। और उसके बाद हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला है स्टोन एंड पेबल्स, यानी कि हमारे ब्रिक में जो है स्टोन एंड पेबल्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ब्रिक में स्टोन्स एंड पेबल्स होंगे तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ वहाँ थोड़ा सा भी एफर्ट लगा, मतलब विथ वेरी लो एफर्ट, बहुत कम एफर्ट के साथ ही वो ब्रिक से अलग हो जाएंगी। ठीक है, ब्रिक से अलग हो जाएंगी, और वहाँ पे जो है उनके जगह पे वॉइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बात हो गई स्टोन एंड पेबल्स की। अब हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चर किस तरह से होता है ब्रिक, यानी कि ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में कितने स्टेप्स होते हैं और किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप की। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, दूसरा स्टेप होता है मोल्डिंग, तीसरा होता है ड्राइंग, और चौथा होता है बर्निंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ क्ले की, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है उसे हम तैयार करते हैं। ठीक है, सबसे जो हमारा रॉ मटेरियल हमारा क्या है? रॉ मटेरियल है हमारा क्ले। तो क्ले को हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, और इसमें जो है 6 स्टेजेस होते हैं। यानी सबसे पहले हम किस तरह से क्ले को प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम अनसॉइलिंग करते हैं, यानी कि जहाँ का भी हमें क्ले लेना है उसे उसके ऊपर के 20 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है, 20 सेंटीमीटर की, वो आप उसे हटा देते हैं। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, मेरी एक एक वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब एक PYQ है,
आप समझ लीजिए, जो जो मैं मेरा मुंह से जो भी एक वर्ड निकल रहा है ना, वो समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके अगले एग्जाम के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और नोट्स बनाते चलें, ताकि आपको आगे चल के रिविज़न करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये पॉइंट आप याद रख लो, वो पॉइंट आप याद रख लो, इसे डबल स्टार कर लो। डबल स्टार किसी को नहीं करना है, ये सभी जो मैंने लिखे हैं वो सभी डबल स्टार हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं टॉपिक पे। तो अनसॉइलिंग करेंगे, और अनसॉइलिंग करने के बाद यानी 20 सेंटीमीटर की लेयर हटाने के बाद हम दूसरा जो पॉइंट है वो है डिगिंग। उसके बाद हम अनसॉइल करके हम जो मट्टी है उसे बाहर निकालेंगे। डिगिंग करने के बाद हम क्लीनिंग करेंगे, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे प्रेजेंट है उस मिट्टी में, उसे हम निकाल देंगे। और उसे निकालने के बाद मतलब साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद हम उसे कुछ टाइम के लिए वेदर में छोड़ देंगे, वेदरिंग के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो वो है, जो सॉइल है, मतलब जो क्ले है, वो उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सके। उसके बाद हम ब्लेंडिंग करेंगे, यानी कि जो हमारा क्ले हमने वेदरिंग के लिए छोड़ा था, उसके बाद हम आकर उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग मतलब होता है कि हम देखेंगे कि उसमें कौन से कंपोजिशन हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सही मात्रा में हैं या नहीं है। जैसे कि हमने बात किया कि सिलिका जो है 50 से 60% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एल्यूमिना 20 से 30 होना चाहिए, लाइम 4 से 5, आयरन ऑक्साइड 5 से 6, मैग्नीशिया 1 से कम। इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं कि ये इतनी मात्रा में है कि नहीं है। अगर इनसे ज़्यादा हुई, मतलब अगर इनकी मात्रा जितनी हमने बताई है उससे ज़्यादा हुई तो भी दिक्कत है, और कम हुई तो भी दिक्कत है। तो हम वो चेक करते हैं, और चेक करके जैसा भी हमारा रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली हम उस सॉइल को, उस क्ले को जो है आगे पीछे कर लेते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कम हुआ, सिलिका का मात्रा कम हुआ, तो हम उसमें कुछ मात्रा में और सिलिका मिला के अपने प्रोपोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परिंग की। तो टेम्परिंग क्या होता है? तो टेम्परिंग में हम जो है ये एक प्रोसीजर होता है, मतलब स्टेप होता है, जिसमें हम जो क्ले है उसे जो है एक समझिए मतलब लोई के रूप में बनाते हैं। जैसा हम आटा होता है ना, तो आटे को हम लेई के रूप में बनाते हैं, उसको पानी मिला के लेई बनाते हैं, उसके बाद लेई बना के हम रोटी बनाते हैं। तो उसी तरह से क्ले जो ब्रिक बनाने के लिए जो हमारा लोई होता है क्ले का, उसको हम टेम्परिंग में बनाते हैं, मतलब टेम्परिंग स्टेप में बनाते हैं। टेम्परिंग में हम क्ले में पानी मिलाकर एक पग मिल करके ये आता है, पग मिल आता है, जो एक डिवाइस आता है जिसमें हम क्ले और वाटर को मतलब डाल देते हैं, और वो जो है उस मतलब पग मिल के थ्रू वो जो है एक मतलब प्रॉपर लोई बन जाता है। प्रॉपर प्रॉपर जो है लोई बन के आ जाता है हमारे पास, जिसे हम फिर बाद में मोल्ड में डालकर एक प्रॉपर शेप एंड साइज़ में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन सबको ये भी किया है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बताया भी है कि ब्लेंडिंग क्या होता है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैंने वही लिखा है जो आपको मैंने अभी भी बताया, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा समय ना बर्बाद करूँ, आपका भी और मेरा भी। उसके बाद वेदरिंग यानी एक्सपोज टू एनवायरमेंटल कंडीशन। उसके बाद टेम्परिंग एंड पगिंग। टेम्परिंग को हम पगिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम पगमिल में कर रहे हैं तो इसे पगिंग भी कहते हैं। और ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें हम क्ले को सॉफ्ट बनाते हैं, सॉफ्टनिंग करते हैं, और उसके साथ साथ उसे हम जो है प्लास्टिक बनाते हैं। उसमें हम क्ले जो हमारा क्ले है उसे हम पानी डाल के प्लास्टिक बनाते हैं, जिससे कि हम उसे रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़ में ढाल सकें। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है नीडिंग। नीडिंग किसे कहते हैं? तो नीडिंग जो है मिक्सिंग ऑफ क्ले एंड वाटर इन पगमिल को हम नीडिंग कहते हैं। यानी कि क्ले और पानी को जब हम पगमिल में मिला रहे हैं तो उसे मतलब नीडिंग कहते हैं। और बात करें अगर अगले स्टेप की, यानी कि यहाँ पे हमारी बात हो गई प्रिपरेशन ऑफ क्ले। यहाँ तक मतलब मैंने जो आपको बताया वो बात हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब हमारा क्ले तैयार है मोल्ड के लिए, मतलब शेप एंड साइज गेन करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम मोल्डिंग करेंगे। मोल्डिंग में क्या होता है? मोल्डिंग में हम जो है हमारा जो क्ले है उसे हम प्रॉपर शेप एंड साइज़ प्रोवाइड करेंगे, और जो हमारा साइज़ होगा मोल्ड का, यानी कि इस समय जो हम मोल्ड करेंगे उसमें जो हमारा साइज़ होगा वो 8 से 12% तक अधिक होगा। हाँ, 8 से 12% तक हम अधिक देंगे। यानी कि इस समय जो हमारा वॉल्यूम है क्या बोलते हैं ब्रिक का, वो 8 to 12% मतलब एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो आगे चल के कुछ ना कुछ श्रिंक करेगा। तो उस श्रिंकेज को हम एलिमिनेट कर पाएँ, क्योंकि मान लीजिए जब हम मालूम है कि हम अगर इतना बड़ा बनाएँगे तो आगे चल के, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट भी है, तो वो मॉइस्चर कंटेंट निकलने पे ये इसका वॉल्यूम कुछ घटेगा। तो हम पहले ही से ही थोड़ा-सा कुछ एक्स्ट्रा बनाएँ, ताकि एट द एंड जो हमारा रिजल्ट निकले वो हमारा प्रॉपर हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 to 12% हम जो है मोल्ड साइज़ एक्स्ट्रा रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्टेप की। तो अगला स्टेप है ड्राइंग। आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। हम चाहते तो मोल्डिंग के बाद भी सीधा बर्निंग कर सकते, लेकिन हम ड्राइंग क्यों करते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो ये हम इसलिए करते हैं ना, देखिए अगर हम ड्राइंग नहीं करेंगे
तो ड्राइंग नहीं करेंगे तो जो अगर हम मोल्ड करने के बाद बर्निंग करेंगे तो मोल्डिंग के टाइम पे जो है उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्रिक में जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा है, और उसे अगर हम डायरेक्टली बर्निंग के लिए ले जाएँ तो वो जो इतना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, वो एक साथ बाहर निकलेगा और उसके वजह से जो है हमारा ब्रिक जो है वो पूरी तरह से फट जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगी, पूरा श्रिंक कर जाएगा, समझ रहे हैं, पूरा श्रिंक कर जाएगा और एट द एंड हमें मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, एक बेकार मतलब बेकार से ब्रिक मिलेगा जो कि पूरा टूटा फटा हुआ होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग में क्या होता है, जो हमारा ब्रिक होता है उसे हम सुखा देते हैं, जिससे कि उसमें कुछ जो है स्ट्रेंथ भी आ जाती है और कुछ उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, कुछ क्या लमसम पूरा मॉइस्चर कंटेंट हम उसका निकाल देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2% तक का मॉइस्चर कंटेंट बस छोड़ते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद उसे हम बर्निंग में दे देते हैं। तो उस मॉइस्चर मतलब उस श्रिंकेज के से बचने के लिए हम ड्राइंग करते हैं। और अगर हम बात करें कितना स्ट्रेंथ गेन होता है हमारा ड्राइंग में, तो वो होता है 1.5 टू 2.5 न्यूटन पर mm², ठीक है। यानी कि इतना स्ट्रेंथ भी गेन हो जाता है हमारे ब्रिक में और साथ ही साथ हमारा मॉइस्चर कंटेंट भी खत्म हो जाता है, जिससे कि हमें बर्निंग में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं बर्निंग की। तो बर्निंग क्या होता है, बर्निंग में हम ब्रिक को बर्न करते हैं 900 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 900 से 1200 लिखा है लेकिन 1200-1100 होता है। तो 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम इसे बर्न करते हैं, ताकि ये जो है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को गेन कर ले, रिक्वायर्ड शेप में आ जाए, रिक्वायर्ड कलर में आ जाए और ड्यूरेबिलिटी इसकी बढ़ जाए, हार्डनेस और डेंसिटनेस, मतलब डेंसिटी भी इसकी प्रॉपर हो जाए, हार्डनेस भी बढ़िया हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को मतलब जो भी हमारे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसे अटेन जो है हम बर्निंग में ही करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें बर्निंग की, तो बर्निंग भी किस तरह से होता है, क्योंकि अब आप सोच रहे हैं कि 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, तो ये किस तरह से हो रहा है। तो बर्निंग में अगर आप 400 से 650 डिग्री सेल्सियस तक देखेंगे, तो इतने डिग्री सेल्सियस तक जो है हमारे ब्रिक में डिहाइड्रेशन होता है, यानी हमारे ब्रिक में से जो वाटर है वो इवापोरेट होता है। उसके बाद हमारा ऑक्सीडेशन होता है, 650 से 900 डिग्री सेल्सियस तक ऑक्सीडेशन होता है हमारे ब्रिक का, यानी कि हमारे ब्रिक में जो भी हमारे कार्बन कंटेंट है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो ख़त्म होते हैं। और उसके बाद विट्रिफिकेशन होता है। विट्रिफिकेशन में हमारा जो ये है ब्रिक है, वो ब्रिक जो है एकदम क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ गेन करता है और उसके साथ साथ उसकी डेंसिटी बढ़ती है और उसके कलर आते हैं, उसके शेप एंड साइज़ और साइज से हो जाते हैं। मतलब जो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, मतलब एट द एंड जो हमको स्ट्रेंथ मिलता है, वो अगर हम कहीं ना कहीं बात करें तो हमारा विट्रिफिकेशन टाइम पे मिलता है, यानी 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे मिलता है, ठीक है। स्ट्रेंथ गेन इसी पॉइंट पे होती है। तो ये था कि किस तरह से बर्निंग होता है, बर्निंग में किस तरह से स्टेप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि किसी गुड ब्रिक में होनी चाहिए। अभी तो हमारा जो है एसएससी जेईई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो उसका मेंस एमसीक्यू हो गया है, लेकिन इससे पहले मेंस जो था वो कन्वेंशनल होता था। तो उसमें ये मतलब जो पॉइंट है गुड ब्रिक्स प्रॉपर्टीज़ ये पूछी जाती थी, तो अभी भी इम्पॉर्टेंट है और उस समय और भी इम्पॉर्टेंट था, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। आइए देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए, यानी कि जो आपका ब्रिक है वो एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए, ठीक है। कम से कम टेबल मोल्डेड होना चाहिए और बेहतर हो कि आप जो है उसे क्या बोलते हैं मैकेनिकल मोल्ड करें, यानी मैकेनिकली मोल्ड करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो कम से कम टेबल मोल्डेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। टेबल मोल्डेड का मतलब होता है कि आपने जो है उसको किसी टेबल पर रखकर शेप दिया है, ठीक है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन पे ही सैंड डाल के, ठीक है, ज़मीन पे ही बालू डाल के और उसे मोल्ड कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमें जो है ये कम से कम टेबल पे करना चाहिए, तभी जाके हमारी जो मतलब ब्रिक है वो गुड क्वालिटी का निकलेगा, अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। उसके बाद हम बात करें तो हमारे जो ब्रिक का शेप एंड साइज़ होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और अगर हम दो ब्रिक्स को स्टक कर रहे हैं, एक साथ लड़ा रहे हैं, तो हमें क्लियर मेटेलिक रिंगिंग टोन आना चाहिए। मतलब लोहे की, जैसे दो लोहे को लड़ाते हैं तो आवाज़ आता है ना, वैसे ही दो ईंट को लड़ाएं तो वैसा आवाज़ आना चाहिए। और उसके बाद उसमें किसी भी तरह का कैविटी या वॉइड नहीं होना चाहिए ब्रिक में। और अगर हम उसे किसी नेल के थ्रू, यहाँ पे नेल का सेंस मतलब ये नहीं कि आप अपने उंगली के नेल से, मतलब इस नेल की बात नहीं हो रही है, नेल की मतलब कील से, अगर किसी कील से आप जो है ब्रिक पे स्क्रैच कर रहे हैं तो उसे भी किसी भी तरह का उस पर इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसे जो है अगर हम 1.5 मीटर से गिराएं तो उसे ब्रेक नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, मतलब उसमें इतना मतलब इतना टफनेस हो, इतना उसके पास इम्पैक्ट रेजिस्टेंस हो कि अगर उसे हम 1.5 मीटर से गिराएं तो वो ब्रेक ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है ब्रिक्स मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि ब्रिक का जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम से कम 35 kg/cm², यानी कि 3.5 MPa या फिर न्यूटन पर mm² होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बात करें अगर वेट की, तो उसका वेट जो है एक अच्छे ब्रिक का जो वेट होता है वो 3 से 3.5 मतलब kg तक का होता है।
और अगर बात करें, अब ये तो हो गया मतलब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब आपने देखा होगा कि जो आपका ईंट होता है, उस ईंट के ऊपर मतलब कुछ ट्रेडमार्क्स होती हैं, तो वो ट्रेडमार्क्स हम क्यों देते हैं? प्रचार के लिए। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एडवर्टाइजमेंट का काम तो वो करता ही है, लेकिन क्या यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है? क्या हमें जो है ट्रेड मतलब उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए ही प्रोवाइड किया है? तो ये जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो तो हमारा सेकेंडरी गोल है, सेकेंडरी है। हमारा जो प्राइमरी गोल है, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव की, कि हम क्यों इस ट्रेडमार्क को, यानी इसे हम फ्रॉग कहते हैं, ठीक है? इसे हम फ्रॉग कहते हैं। ये फ्रॉग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, अगर उसकी बात करें तो ये इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये जो है ट्रेडमार्क या फिर ये जो डिप्रेशन है वो क्या करे, वो शेयर की तरह एक्ट करे, एक्टिंग एज अ शेयर की। यानी कि अगर हम दो ईंटों को जोड़ेंगे, ठीक है, दो ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ेंगे, तो उसके बीच में जो रफनेस है, यानी ये जो है इसमें जो है मसाला भर जाएगा, मोटार भर जाएगा, और मोटार भर जाएगा, जिसकी वजह से जो है इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है वो और बेहतर तरीके से बन पाएगा, और ये दोनों जो है एक दूसरे को जल्दी छोड़ेंगे नहीं, अच्छी पकड़ बना लेंगे। इसलिए जो है हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक तरह का शेयर की है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी ब्रिक में, और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 10x4x1 और 10x4x2। ठीक है, ये साइज़ होता है, सेंटीमीटर में है ये, 10x4x1 और 10x4x2। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, कि अगला पॉइंट ये है कि हम जो ब्रिक को बर्न करते हैं, जो हमारा ब्रिक जो बर्निंग होता है, उसमें हम किस तरह से बर्न करते हैं, कि मतलब किल में करते हैं या फिर क्लैंप में करते हैं या फिर कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो स्ट्रक्चर्स होती है, पहला होता है क्लैंप और दूसरा होता है किल। किल मतलब भट्टी और क्लैंप मतलब ही भट्टी होता है, लेकिन एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है। जबकि किल्न की बात करें तो ये जो है हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस की, तो जो आपका क्लैंप होता है वो एक अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है, यानी कि यहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते टेम्परेचर को या फिर और भी कुछ चीज़ों को। तो ये एक अनकंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है। यहाँ पे जो आपका सुपरविजन चाहिए वो स्किल्ड सुपरविजन चाहिए, यानी कि जो भी वहाँ पे लेबर्स हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, अच्छे खासे उनके पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमें कब क्या कदम उठाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम फ्यूल किस तरह का यूज़ करते हैं बर्निंग में, तो यहाँ पे हम नेचुरल फ्यूल यानी कि काऊ डंग, ग्रास, वुड, इन सबको यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें कि इसमें मतलब इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इस प्रोसीजर में हमें कितना परसेंट तक का फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है, तो यहाँ पे हमें 60% तक का फर्स्ट क्लास ब्रिक मिलता है। यानी कि हमारे 40% के जो ब्रिक होते हैं, 40% जो हमारा मटेरियल है वो कहीं ना कहीं डिफेक्टेड या फिर ख़राब निकल रहा है, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60% तक की है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे जो हमारा बर्निंग होता है, बर्निंग और कूलिंग, वो हमारा 2 से 6 महीने तक होता है। यानी कि आपका जो ईंट का जो एक लॉग है, एक मतलब ये है एक लॉग, वो आपका 2 से 6 महीने पे निकलेगा। और यहाँ पे बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। इसे हमने स्मॉल अमाउंट के लिए ये जो है स्मॉल अमाउंट के प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें किल्न की, तो किल्न जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है इंटरमीडिएट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट यानी कि जो बीच में रुक जाए, मतलब कुछ दिन चले और उसके बाद फिर मतलब बारिश के मौसम में रुक जाए, और कंटिन्यूअस मतलब कि सालों साल चले। और अगर बात करें कि क्या कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो ये जो है कंट्रोल प्रोसीजर में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है पूरे प्रोसीजर पे, टेम्परेचर पे या फिर हर चीज़ पे, कि किस तरह से क्या वर्क होगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का स्किल सुपरविजन नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल प्रोसीजर है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का स्किल सुपरविजन नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप वहाँ पे आराम से अच्छी ब्रिक्स को ये कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एज अ फ्यूल यूज़ होता है वो होता है कोल। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की, तो इसकी एफिशिएंसी है 80 to 90%। और अगर हम बात करें बर्निंग पीरियड की, कि इसमें कितना बर्निंग पीरियड होता है, तो इसका बर्निंग पीरियड जो होता है वो होता है 24 घंटा, और कूलिंग पीरियड जो होता है वो होता है आपका 12 घंटा। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो 36 घंटे में आपका एक लॉज निकल जाएगा ब्रिक का, ठीक है। और यहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट का प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस किल्न की, क्योंकि ये देखिए, ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट मतलब ऐसा पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, या फिर ऐसे टॉपिक वाइज एकदम डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस किल्न की, कि कंटिन्यूअस किल्न कितने तरह का होता है। इंटरमीडिएट तो मैंने आपको बता दिया, इंटरमीडिएट बस एक ही तरह का होता है, खुद इंटरमीडिएट, ठीक है, जो कि बारिश के मौसम में रुक जाता है, बीच में चलता है फिर रुक जाता है, बीच में चलता है फिर रुक जाता है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूअस किल्न की, ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट किल का मतलब, आप ये मतलब इंटरमीडिएट किल का मतलब होता है कि अगर आप बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ बर्निंग करेंगे, बाकी सब जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके रुक जाएंगे, ठीक है, बाकी सब जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके रुक जाएंगे। इंटरमीडिएट किल की एक और प्रॉपर्टी ये होती है
कि वो जो है अगर आप एक काम कर रहे हैं तो और कोई काम नहीं कर सकते, आप बर्निंग कर रहे हैं तो बर्निंग करेंगे, कूलिंग कर रहे हैं तो कूलिंग करेंगे, लोडिंग कर रहे हैं तो लोडिंग करेंगे, ठीक है, यही काम होगा। लेकिन कंटिन्यूअस किल में आपका सब कुछ साइमल्टेनियसली चलता रहता है। अगर एक चेंबर में आपका बर्निंग हो रहा है तो अगले चेंबर में आपका लोडिंग हो रहा होगा या फिर कूलिंग हो रहा होगा, उसके अगले चेंबर में लोडिंग हो रहा होगा, उसके अगले चेंबर में कुछ काम हो रहा होगा। तो इस तरह से इसका कंटिन्यूअली साइमल्टेनियसली वर्क चलता रहता है। अब हम बात करते हैं बुल ट्रेंच किल्न की, जो कि कंटिन्यूअस किल्न का एक पार्ट है, मतलब एक टाइप है। तो बुल ट्रेंच किल्न में क्या होता है, इसे हम एक ट्रेंच में यानी कि एक गड्ढे में बनाते हैं, मतलब गड्ढा इन द सेंस ऑफ कि इस एरिया को थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। और ये जो है मानसून डेज में नहीं बना, मतलब मानसून डेज में इसे ऑपरेट नहीं किया जाता, मानसून डेज में इसे भी बंद रख दिया जाता है। और इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लो होता है, मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है इनिशियली वो काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है। और इसमें जो फ्यूल रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि अगर हम बात करें हॉफमैन किल्न की, तो ये जो है इसके लिए किसी भी तरह के ट्रेंच की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम अर्थ लेवल पे ही बनाते हैं। और ये जो है बेसिकली सर्कुलर शेप का होता है, और ये जो है पूरे साल साल चलता है, और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है, हमें अच्छा काम अच्छा चीज़ मिल रहा है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होगी, और इसमें जो फ्यूल रिक्वायर्ड होता है वो लेस होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप बहुत ध्यान से मतलब ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों पे, क्योंकि हर जगह ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक, इसका जो IS कोड होता है वो होता है IS 1077, यानी कि 1077। और हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक ये होता है 2180, IS कोड 2180। तो ये देखिए आप कि बर्न्ट क्ले कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक जो होता है उसे हम ये फॉलो करेंगे, और हैवी ड्यूटी बर्न्ट क्ले ब्रिक है उसे ये फॉलो करेंगे। और इस कोड के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल हम इस कोड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इस कोड के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इस कोड के अगर अकॉर्डिंग चलें, तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक हम करें इस कोड के अकॉर्डिंग, तो जो हमारे कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक्स होते हैं उसे अगर हम उसे हम अगर क्लासीफाई करें, तो वो हम क्लासीफाई करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बेसिस पे, मतलब कि किस तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस हिसाब से उसे हम क्लास में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस क्लास में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए इस तरह से क्लास होता है, क्लास 3.5, क्लास 5, उसके बाद क्लास 7.5, उसके बाद क्लास 10, क्लास 12.5, क्लास 15, क्लास 17.5, क्लास 20, क्लास 25, क्लास 30 एंड क्लास 35। यानी कि इसमें जो है आपका क्लास 3.5 से लेकर क्लास 35 तक जो है इतने क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशंस हैं। और यहाँ पे जो ये आपका 3.5 है, ये जो देखिए क्लास का मतलब क्लासिफिकेशन, और 3.5 जो ये नंबर जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है स्ट्रेंथ को, यानी कि इतना MPa स्ट्रेंथ है। और हमने अभी भी पढ़ा कि जो कोई भी ब्रिक है उसका स्ट्रेंथ 3.5 MPa से कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए जो यहाँ पे मिनिमम क्लास रखा गया है वो इतना रखा गया है। तो 3.5 MPa जो है इसका है, 5 MPa इसका है, 7.5 MPa इसका है, 10 MPa इसका है। इस तरह से करके जो जितने नंबर्स हैं, मतलब जितना नंबर यहाँ पे लिखा है क्लास 35 है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो 35 MPa है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम प्रैक्टिकली, आपने सुना होगा कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ये सेकंड क्लास ब्रिक है, ये थर्ड क्लास ब्रिक है। तो यहाँ पे जो आपका क्लास 10 है इसे ही हम फर्स्ट क्लास ब्रिक कहते हैं, और क्लास 7.5 को ही हम सेकंड क्लास ब्रिक कहते हैं, और क्लास 5 को हम थर्ड क्लास ब्रिक कहते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें भी जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि क्लास 3.5 से मतलब अप टू 12.5, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका, अगर आपका क्लास 12.5 से 5 तक है, मतलब इससे कम या इससे तक है, तो आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो 20% होगा। और अगर इससे ज़्यादा है, तो मतलब इससे ज़्यादा क्लास में जा रहे हैं, इससे अच्छे क्लास में आप जा रहे हैं, क्लास 12.5 के ऊपर जा रहे हैं, यानी क्लास 15 में जा रहे हैं, क्लास 25 में जा रहे हैं, फिर इससे अबव, तो आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 15% होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें इस प्रैक्टिकल की, मतलब इन प्रैक्टिकल ब्रिक्स की, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक में जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 20, सेकंड क्लास ब्रिक में 22, और थर्ड क्लास ब्रिक में 25, यानी 20, 22, 25 आपको याद होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें डायमेंशन एंड टॉलरेंस की, यानी कि किस तरह से डायमेंशन होना चाहिए किसी भी ब्रिक का, तो अगर उसकी हम बात करें तो जो आपका डायमेंशन होना चाहिए, डायमेंशन एंड टॉलरेंस टेस्ट के लिए हम टोटल 20 ब्रिक्स को यूज़ करते हैं, मतलब डायमेंशन मेजर करने के लिए। और अगर हम बात करें कि कितना टॉलरेंस लेते हैं मॉड्यूलर साइज़ के ब्रिक में, यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों ब्रिक्स का बात की जा रहा है, मॉडुलर ब्रिक्स का भी और नॉन मॉडुलर ब्रिक्स का भी। नॉन मॉडुलर ब्रिक्स मतलब ट्रेडिशनल ब्रिक्स, जिनका साइज़ मैंने आपको बताया था क्या था, 23x11x7। तो अगर हम बात करें मॉडुलर ब्रिक्स की, तो इनकी लेंथ में जो हम टॉलरेंस लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको पता है 19 सेंटीमीटर या फिर 190 mm होता है
एक ब्रिक का लेंथ, तो आपका 20 अगर हम ब्रिक ले रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3800 mm मिल जाएगा। यानी कि 3800 mm प्लस माइनस 80 mm, यानी यहाँ पे 80 mm का आप जो है टॉलरेंस ले रहे हैं, प्लस माइनस 80 mm का आप टॉलरेंस ले रहे हैं, यानी कि हर ब्रिक के लिए जो है आपका प्लस माइनस 4 mm जो है टॉलरेंस है लेंथ में। और अगर हम बात करें विड्थ एंड हाइट में, यानी विड्थ और हाइट में, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होते हैं, 9 होते हैं, मतलब 90 mm होते हैं, तो विड्थ एंड अगर हाइट की हम बात करें तो इसमें जो आपका मिलता है 1800 प्लस माइनस 40 mm, ठीक है, 1800 प्लस माइनस 40 mm, यानी यहाँ पे जो आपको टॉलरेंस मिल रहा है 20 ब्रिक्स के लिए वो मिल रहा है प्लस माइनस 40 mm। और अगर हम बात करें एक ब्रिक की तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 mm पर ब्रिक फॉर विड्थ एंड हाइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद, और हाँ, इसके साथ मैं आपको बता दूँ ये कि भाई अगर किसी भी तरह का कमेंट, किसी भी तरह का आपको एडवाइस, सजेशन या फिर किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप मतलब बेझिझक आप कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपके उस मतलब डाउट को, उस सजेशन को कंसीडर कर सकूं और अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर सकूं। तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें। और कंटेंट में भाई, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ये कंटेंट आपको सब कोई नहीं दे पाएगा, अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो अगला पॉइंट है टॉलरेंस फॉर नॉन मॉडुलर साइज ब्रिक्स, यानी कि नॉन मॉडुलर साइज ब्रिक्स हैं, अगर ट्रेडिशनल ब्रिक्स हैं तो उनका क्या टॉलरेंस होगा साइज़ में। तो अगर लेंथ में बात करें तो इनका भी सेम टॉलरेंस है, मतलब यहाँ पे 4600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 23 सेंटीमीटर है ना, 23 सेंटीमीटर है, तो इसका अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 20 ब्रिक्स है, तो अगर 20 ब्रिक्स के लिए इसका लेंथ निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 4600 हो जाएगा, 4600 mm। और इसमें जो आपका प्लस माइनस 80 mm का जो है टॉलरेंस आ सकता है, ठीक है। अगर उसी तरह से विड्थ और हाइट की बात करें तो प्लस माइनस 40 mm दोनों के लिए आ जाएगा। यानी कि एट द एंड अगर मैं कहूँ तो यही रिजल्ट आपका इसके लिए भी मिल रहा है, प्लस माइनस 4 mm पर ब्रिक जो है लेंथ के लिए, पर ब्रिक फॉर लेंथ के लिए मिल रहा है टॉलरेंस, और विड्थ और हाइट के लिए प्लस माइनस 2 mm मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफ्लोरेसेंस की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एफ्लोरेसेंस क्या होता है, इससे जो है सरफेस जो है हमारा पाउडर हो जाता है, और पाउडर फॉर्म होकर धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एफ्लोरेसेंस जो है अकॉर्डिंग टू 1077, मतलब IS कोड 1077 के अकॉर्डिंग जो आपका एफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, जो कि IS 3495 पार्ट 3 में बताया गया है, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, एफ्लोरेसेंस जो है आपका वो IS 3495 पार्ट 3 में इसके बारे में बताया गया कि ये टेस्ट किस तरह से किया जाएगा। और IS 1077 के अकॉर्डिंग जो हमारे ब्रिक में जो एफ्लोरेसेंस है वो कहाँ तक होना चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशंस है, वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर आपका जो ब्रिक है वो अप टू क्लास 12.5 तक की हम बात करें, यानी कि 12.5 से कम या फिर उस तक जो आपका एफ्लोरेसेंस है वो क्या होगा, वो मॉडरेट होगा, यानी मॉडरेट तक चल सकता है हमारे पास। और अगर हम बात करें क्लास 12.5 से ऊपर की, तो वहाँ पे जो हमारा एफ्लोरेसेंस है वो स्लाइट होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मॉडरेट और स्लाइट का मतलब क्या होता है। तो मॉडरेट और स्लाइट को है इस तरह से डिफाइन किया जाता है। देखिए, एफ्लोरेसेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये 5, इसमें जो है 5 ये मिलते हैं, मतलब 5 कंडीशंस बनती हैं। एक होता है नील मतलब 0, शून्य सन्नाटा। अगर स्लाइट की बात करें तो कुछ, मतलब कुछ वैल्यू, मॉडरेट उससे ज़्यादा, हैवी उससे ज़्यादा, और सीरियस मतलब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन। तो इन सबको अगर हम डिफाइन करें तो हम इनको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपका नील है, नील में आपको किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं मिल रहा है, डिपॉजिट इज इम्परमिएबल। अगर हम बात करें स्लाइट की, तो स्लाइट में मतलब कि यहाँ पे देखिए जो आपका ये फ्लोरेसेंस टेस्ट किया जाता है वो 150 mm डाया की पोर्सलेन कंटेनर में किया जाता है, यानी कि एक कंटेनर है मिट्टी का जिसका डाया 150 मीटर है, और उसमें हमने 25 mm डेप्थ तक जो है वाटर भर के उसमें ब्रिक रख दिया 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे, और उसको हमने रखे रहा। तो रखने के बाद, उस तरह से रखने के बाद हमें जो है उसका जो सरफेस है, ऑब्वियसली बात है कुछ एल्कालीज की वजह से कुछ ना कुछ उस पर स्टेन आएगा। स्टेन मतलब कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा उसका, मतलब वाइट सरफेस आएगा उस पर, ठीक है। तो वो सरफेस की अगर हम बात करें तो वो जो एरिया ऑफ डिपॉजिट है वो क्या होना चाहिए, 10% से कम होना चाहिए एक्सपोज्ड एरिया से। मतलब आपने जितना एरिया पानी में डुबो कर रखा, उस एरिया का 10% से कम ही एरिया जो है आपका, 10% से कम एरिया पे ही डिपॉजिट आना चाहिए, तो आप उसे स्लाइड कहेंगे। और अगर हम बात करें मॉडरेट की, तो मॉडरेट में जो आपका एरिया ऑफ डिपॉजिट है वो 10% से तो ज़्यादा है लेकिन 15% से कम है। और अगर बात करें हैवी की तो इसमें 50% से ज़्यादा है। और अगर बात करें सीरियस की, तो सीरियस में जो है आपका जो वैल्यू है वो 50% से ज़्यादा है, और ये जो पाउडर फॉर्म हुआ है, जो आपका सरफेस आया है, वो पाउडर फॉर्म में झड़ भी रहा है, मतलब फ्लेक हो रहा है, फ्लेक अवे हो रहा है, तो उसे हम सीरियस कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पाँचों कंडीशन समझ में आ गई होंगी।
तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है स्लाइड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस पूछ ली जाती हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमने जो ब्रिक्स के बारे में बात की थी वो यही की थी कि अगर अप टू आपका क्लास 12.5 है तो आप मॉडरेट रखेंगे, और अगर अप टू अबव क्लास 12.5 है तो आप उसे स्लाइट रखेंगे, यानी यहाँ पे 10 to 50% और यहाँ पे लेस देन 10%। ठीक है, अब हम बात करते हैं वारपेज टेस्ट की। तो वारपेज टेस्ट की अगर हम बात करें तो वारपेज टेस्ट के थ्रू भी हम जो है पता करते हैं कि जो आपका सर शेप एंड साइज़ है, शेप एंड साइज़ का जो आपका ये मतलब कॉर्नर है, जो आपके ये कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे मतलब इन ये कॉर्नर्स में तो कुछ टेढ़ा पेढ़ा नहीं है, मतलब सब सही है, सरफेस आपका ये सही है, क्लियर है। आपका जो एट द एंड अगर मैं कहूँ शेप एंड साइज़ का ही टेस्ट होता है, एक तरह समझिए, वहाँ शेप एंड साइज़ का टेस्ट होता है वारपेज। और इसे जो है हम फ्लैट स्टील के थ्रू करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ग्लास सरफेस एंड मेजरिंग रूलर के थ्रू कर सकते हैं। और इसमें जो है हम 10 ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, इस टेस्ट में 10 ब्रिक्स का यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई एक लॉट है तो उस लॉट में से हम 10 ब्रिक्स को रैंडमली उठाएंगे और उसका वारपेज टेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपका मुझे जहाँ तक याद है 3% से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैवी ब्रिक्स के बारे में। मतलब यहाँ तक जो हमारा बात हुआ था वो था IS मतलब अकॉर्डिंगली टू IS 1077। अब हम बात करेंगे IS 2180 के बारे में, IS 2180 के बारे में, जो कि हमारा हैवी ड्यूटी बर्न ब्रिक के बारे में, IS 2180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिक्स हैविंग ग्रेटर देन 40 MPa इज कंसिडर्ड इन हैवी ड्यूटी ब्रिक्स। यानी कि अगर आपका ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, वो 40 MPa से ज़्यादा है, या फिर 40 MPa से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपका हैवी ब्रिक्स कहलाएगा, हैवी ड्यूटी ब्रिक्स कहलाएगा। और यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, क्लास 40 और क्लास 45, जिसका स्ट्रेंथ जो है 40 MPa और 45 MPa रखा गया है। और इसका जो अगर टॉलरेंस की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो वो आपका एज सेम होता है कॉमन बॉन्ड क्ले ब्रिक से। और अगर हम बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की, कि वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है इसका, तो इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला कि कोल्ड वाटर में इमर्ज करके, और दूसरा कि हम हॉट वाटर में इमर्ज करें। तो अगर आप कोल्ड वाटर में इमर्ज करेंगे 24 आवर्स के लिए, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आपका कितना, 10%। और अगर हम बात करें हॉट वाटर के लिए, तो अगर आप हॉट वाटर में से 5 आवर्स के लिए इमर्ज करके रखेंगे तो आपका जो मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन का वैल्यू आएगा वो आएगा 15%। ठीक है, तो ये हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन इसका हैवी ड्यूटी ब्रिक्स का। ठीक है, जो कि IS 2180 के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करने वाले हैं हाँ कुछ डिफेक्ट्स की, जो डिफेक्ट्स मतलब आ सकते हैं ब्रिक में। तो डिफेक्ट्स में आएगा आपका सबसे पहला ओवर बर्निंग मतलब कि हद से ज़्यादा जला देना। ठीक है, हद से ज़्यादा जला दिए तो इसका तो मतलब इस ब्रिक मतलब ओवर बर्निंग मतलब हद से ज़्यादा जला दिए, इसे हम झामा ब्रिक भी कहते हैं। ओके, इसे हम झामा ब्रिक भी कहते हैं। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इसे हम यूज़ भी कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि इस ब्रिक को हम छोड़ देंगे, इसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन किन पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि हम रबल फिलिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रबल फिलिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, उसके साथ साथ रोड मेटल के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रोड मेटल के लिए भी एज अ सब बेस या फिर एज अ सब ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। सब ग्रेड के लिए तो सॉइल ही यूज़ करते हैं, सब बेस एज अ सब बेस इसे यूज़ कर सकते हैं। और या फिर फाउंडेशन में भी अगर आपका कहीं पे यूज़ हो रहा है रबल फिलिंग के लिए या फिर ऐसे, तो वहाँ पे भी हम इसे एज सच यूज़ कर सकते हैं। और इसकी अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बताएं तो मेरे भाई ये ब्रिटल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रिटल होता है थोड़ा। अब हम बात करते हैं अंडर बर्न ब्रिक की, यानी कि बहुत कम जला हुआ, बहुत कम पकाया हुआ, कम पकी हुई ईंट, कच्चा ईंट आप इसे कह सकते हैं। तो ये तो नहीं कहीं यूज़ होता। ब्लैक कोर की मतलब यहाँ पे हम डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे ब्लैक कोर की अगर हम बात करें, ब्लैक कोर कैसा डिफेक्ट है, तो यहाँ पे ओवर बर्निंग हो गया, अंडर बर्न क्ले ब्रिक हो गया। अब ब्लैक कोर की बात करें तो ये कब होता है, अगर हमारे क्ले में कहीं ना कहीं बिटुमिनस मैटर है, कहीं ना कहीं बिटुमिन से रिलेटेड कोई मैटर अवेलेबल है, तो अगर हम उसे जलाएंगे तो वो क्या करता है, वो जो है एक मतलब अंदर ही अंदर जो है ब्लैक कलर का ये कंटेंट बना लेता है, ब्लैक सरफेस प्रोवाइड कर देता है, तो उसे हम ब्लैक कोर कहते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिटुमिन मैटर इन ब्रिक की वजह से होता है ये। चफ्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, पूछा जाता है। ठीक है, पूछा तो ये सभी जाता है, लेकिन ये उसमें से भी और स्पेशल है। तो चफ्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, जब आप ईंट को पका रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो उस समय अगर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से रेन वाटर अगर आपके ब्रिक पे गिर जाए तो उसके थ्रू जो डिफेक्ट होता है उसे हम चफ्स कहते हैं। उसके बाद चेक्स एंड क्रैक्स, तो चेक्स एंड क्रैक्स ये होते हैं लाइम के प्रेजेंस की वजह से, लंप ऑफ लाइम के प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, माने कि अगर आपके ब्रिक में कहीं ना कहीं लाइम के यानी चूने के छोटे छोटे लंप हैं, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था उनके वॉल्यूम में चेंजेस बहुत तगड़े होते हैं, बहुत तगड़े तरीके से वो वेरिएशन करता है अपने वॉल्यूम में।
ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रैक्स जनरेट हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपका लंप ऑफ लाइम इतना था इस ब्रिक में, उसके बाद इसने क्या किया, वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब किया और इसका वॉल्यूम इतना हो गया। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ब्रिक्स में क्रैक ला देगा। अब हम बात करते हैं स्पॉट्स की। तो स्पॉट्स क्या होते हैं, तो स्पॉट्स जो होते हैं वो आयरन सल्फाइड की वजह से होते हैं। और ये क्या होते हैं, जब हम मतलब आयरन सल्फाइड की वजह से क्या होता है, आयरन सल्फाइड की वजह से जो हमारा ब्रिक है, हाँ, जो हमारा ब्रिक है उसमें डार्क डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम स्पॉट्स कहते हैं। मतलब डार्क सरफेस जनरेट हो जाता है जिसे हम स्पॉट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले डिफेक्ट की। तो अगला डिफेक्ट है हमारा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में क्या होता है, इसमें जो है एयर एंड मॉइस्चर जो है इम्प्रिजन ड्यूरिंग देयर मोल्डिंग, यानी कि मोल्डिंग के टाइम पे, ठीक है, मोल्डिंग के टाइम पे क्या हुआ कि आपके ब्रिक में जो है एयर और मॉइस्चर कंटेंट रह गया, ठीक है, एयर और मॉइस्चर कंटेंट रह गया और बाद में चल के हीट की वजह से सुखाने, ड्राइंग के टाइम या फिर बर्निंग के टाइम क्या होता है, वो जो है मतलब मॉइस्चर या फिर एयर बाहर निकलने की कोशिश करता है। और बाहर निकलने की कोशिश करने की वजह से ये क्या करता है, सरफेस पे ऐसे बुलबुले टाइप के फॉर्म कर लेता है, बुलबुले बुलबुले बना देता है, जिसे हम ब्लिस्टर कहते हैं, ठीक है। आपने वॉल्स पे भी इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह मतलब डिफेक्ट देखा होगा, जो कि पेंट में होता है, जो कि पेंट में होता है। और पेंट में मान लीजिए आपका दीवार गीला है और आपने बस तेज़ी तेज़ी में पेंट करा दिया, तो क्या होगा, ये जो मॉइस्चर है बाद में चल के बाहर निकलने की कोशिश करेगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो उसके वजह से जो है वो जो आपका सरफेस है वो बुलबुला बुलबुला फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैमिनेशन की। तो लैमिनेशन में क्या होता है, ये होता है कॉज ड्यू टू एंट्रैप्ड एयर एंड इट प्रोड्यूस थिन लैमिना ऑन द ब्रिक एंड मेक वीक। तो ये क्या होता है, ये भी एंट्रैप्ड एयर की वजह से ही होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एयर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, किसी भी मटेरियल में एयर वाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर वाइट हमारे जो कोई भी कंपोनेंट है, सिविल इंजीनियरिंग का कंपोनेंट है, तो उसे वो कहीं ना कहीं एंट्रैप्ड एयर जो है वो हम मतलब घातक होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, स्ट्रेंथ में बहुत तगड़ा वेरिएशन कर देता है ये, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो एंट्रैप्ड एयर अगर है इसमें भी, लैमिनेशन में, तो ये क्या करता है, हमारे ब्रिक्स को जो है थिन थिन लेयर्स प्रोड्यूस करता है। इस डिफेक्ट में थिन लेयर हो जाता है, थिन लेयर में डिवाइड हो जाता है ब्रिक, और लेयर बाय लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वीक हो जाता है। अगर हम बात करें स्पेलिंग की, स्पेलिंग में क्या होता है, स्पेलिंग में अगर आपके किसी ब्रिक में, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी तरह का स्टोन या पेबल है या फिर कुछ ऐसा इस तरह का कोई मैटर है, तो बहुत कम एफर्ट में या फिर कहीं झटके से भी ये जो है मटेरियल बाहर निकल सकता है, टूट के गिर सकता है, और यहाँ पे जो है इसके वजह से वॉइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इरेगुलर पोर्शन ऑफ ब्रिक ब्रेक अवे एंड फॉल ऑफ ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर इनसाइड ब्रिक्स। और ये हीटिंग ऑफ वाटर के भी वजह से होता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया स्पेलिंग, मतलब इसके वजह से भी होता है, मतलब छोटे से एफर्ट्स की वजह से भी होता है। और अगर आप वाटर की बात करें, तो अगर आप वाटर, उसके अंदर जो भी मतलब वाटर कंटेंट है, अगर वो भी राइज इन टेम्परेचर, जब राइज इन टेम्परेचर होगा तो हीट की वजह से जो है वाटर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और उसके साथ साथ जो है ये भी बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे बाहर निकल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो कुछ ना कुछ क्रैक जनरेट करेगा, और क्रैक जनरेट करेगा तो जैसे ही ये जो है थोड़ा सा भी ये पाएगा, क्या कहते हैं, मतलब ढीलापन पाएगा, वो छोड़ देगा इस पे, मतलब सरफेस को छोड़ देगा। तो वही बात हो गई कि बहुत लो एफर्ट पे निकल जाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रिक्स की, कि किन किन तरह के ब्रिक्स होते हैं, किस तरह के। तो इनके नाम मैं बताता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको इनके बारे में देखना है, इनके फ़ोटोज़ को देखना है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ हैं इनकी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि उनके फ़ोटोज़ को दिखाकर एसएससी पूछ लेता है या फिर कोई भी एग्ज़ाम पूछ लेता है कि बताओ ये कौन सा ब्रिक है, ठीक है। तो बुल नोज, काउ नोज, कैंट ब्रिक, कॉर्निश ब्रिक, वॉजियर, कोपिंग ब्रिक और चैनल ब्रिक, इन सबका आपको फ़ोटो देखना है और इनके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं परफोरेटेड ब्रिक की, कि परफोरेटेड ब्रिक क्या होता है। तो परफोरेटेड ब्रिक जो होता है वो कुछ ऐसा ब्रिक होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं। और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो इस यूज़ हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए करते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे अरे मतलब आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको चाहिए कि बाहर मतलब अगल बगल के जो रूम्स हैं, अगल बगल के रूम्स मतलब एक दूसरे, मतलब अगल बगल के रूम्स का जो आवाज़ है वो किसी भी रूम में न जाए, तो उस समय हम जो है परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि इनमें जो है ब्रिक्स होता है और इनमें जो ये परफोरेशन होता है, ये क्या करता है, ये जो है आने वाले वॉइस को तोड़ देता है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यूटी बना रहा, तो ये जो वॉइस है
ये जो वॉइस है उसे एक मीडियम मिल जाएगा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे होल्स हुए, ठीक है, स्मॉल स्मॉल परफोरेटेड होल्स हुए, तो यहाँ पे आके इसका मीडियम टूट जाता है और जो आवाज़ है वो यहीं पे रुक जाता है। या फिर इसको जो यूज़ है वो हम डैम्पनेस रोकने के लिए भी कर सकते हैं, सेम इसी तरह से। और इस तरह का एक और ब्रिक होता है परफोरेटेड के साथ, जिसे हम हॉलो ब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलो ब्रिक्स, या फिर इसे हम सेलुलर ब्रिक्स भी कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, हॉलो एंड सेलुलर ब्रिक्स। तो हॉलो एंड सेलुलर ब्रिक्स में क्या होता है, वो भी जो है इस तरह से होता है कि उनका जो है बीच में बहुत बड़ा एक गैप होता है, ठीक है। और इसका यूज़ जो है, इसका जो यूज़ है वो हम सेम पर्पस आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी तरह के आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। और किस किस तरह से तो कर सकते हैं, तो डैम्पनेस रोकने के लिए कर सकते हैं, साउंड को रोकने के लिए कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम चाहें तो ही टेम्परेचर को भी रोक सकते हैं। मतलब बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर आप आराम से थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम हो सकता है, ठीक है, इस ब्रिक के यूज़ करने पे, ठीक है। तो इसका यूज़ हम करते हैं हॉलो सेलुलर ब्रिक्स की। और इसका जो वेट होता है वो 1/3 होता है नॉर्मल ब्रिक के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे परफोरेटेड ब्रिक पे। तो इसमें स्मॉल होल्स होती हैं, और इसका जो स्मॉल होल है, जो मतलब वॉल्यूम है स्मॉल होल्स का, वो 25% से ज़्यादा होता है, लेकिन 30 या 45% से कम होता है। और अगर हम बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो किसी भी हालत में 7.5 एमपीए से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। बात करें वाटर एब्जॉर्प्शन की, तो 15% से कम होना चाहिए। एफ्लोरेसेंस की तो स्लाइट होना चाहिए, और वार्पेज की 3% से कम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेराकोटा की। टेरा मतलब होता है क्ले, और कोटा मतलब होता है बर्न्ड, ठीक है। तो ये क्ले बर्न्ड ब्रिक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इम्परवियस होते हैं, चीप होते हैं और हार्ड होते हैं। हाँ, चीप होते हैं, इम्परवियस होते हैं और हार्ड होते हैं। इम्परवियस मतलब वाटर रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। और ये जो है स्पेशली मफल फर्नेस में बनाए जाते हैं। किसमें बनाए जाते हैं? मफल फर्नेस में बनाए जाते हैं। और इनका यूज जो है बेसिकली ऑर्नामेंटल वर्क्स के लिए हम लोग करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, पोर्सिलीन की। तो पोर्सिलेन क्या होता है? ये एक इम्परमिएबल सा क्ले प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि 0% वाटर एब्जॉर्प्शन रखता है। बहुत ही हाई ग्रेड का सेरेमिक भी आप इसे कह सकते हैं। और ये जो है हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, तो वो है लो वाटर एब्जॉर्प्शन, हार्ड एंड ग्लेज्ड सरफेस, और उसके बाद हम बात करें गुड रिफ्रैक्टरी और गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो पोर्सिलीन हमें प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं क्ले रिजेस एंड सीलिंग टाइल की, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2019 में कि 18 में, ठीक है, एसएससी जेईई में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इसे अभी ऐड ऑन कर दिया। तो ये क्या होता है, क्ले एंड रिजेस जो होती हैं वो आपके दो तरह की होती हैं, क्लास ए और क्लास ए। तो क्लास ए में जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी, ये जो मैंने, हाँ सही है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। इसे आप एक काम करिए, इसे आप क्लास ए कर लीजिए और इसे इस क्लास ए कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास ए में जो है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 18% होता है, और क्लास ए में जो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है आपका 20% होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में, तो मैंने वो आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एक छोटे से और पॉइंट की, कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए, या आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह, मान लीजिए आपका कोई रूम है जहाँ पे मतलब आप एक्सरे वाला वर्क कर रहे हैं, या फिर इससे रिलेटेड कोई, तो वहाँ पे आप रिफ्रैक्टरी ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है इन सब चीज़ों के लिए। और इसे हम फायर ब्रिक्स या फिर फायर रेजिस्टिंग ब्रिक भी कहते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आया था एनएचपीसी जेईई में पिछले साल। तो मैंने फेस किया था उस क्वेश्चन को, तो मैंने सोचा इसे भी ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये मतलब टॉपिक था ब्रिक से रिलेटेड, जिसे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। और इसके आगे भी ब्रिक के भी बहुत सारे पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि ब्रिक बस इतना ही है, लेकिन मुझे जितना हुआ कंप्लीट होना, क्योंकि अभी भी देखूँ तो मैं वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। और आप मेक श्योर करके आप वीडियो को एंड तक देखें, और मेरे ग्रुप्स को मतलब ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको पीडीएफ नोट्स और सभी चीज़ें टाइम टू टाइम मिल जाएं। और ये था ब्रिक में। आगे चल के अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं क्या बोलते हैं, जो ये होता है ब्रिक मशीनरी, उसे भी मतलब पढ़ा दूंगा। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।